राधा राधा राधा, दरवाजा खोलो राधा। जमींदार राम कुमार बंद दरवाजे को पीटता हुआ चीखे जा रहा था। पसीनों से तर उसका जिस्म और नमी में डूबी उसकी आंखें उसके दुख और घबराहट को साफ जाहिर कर रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अनुज आज फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, जो है आत्मा का प्रतिशोध, यानी आत्मा का बदला। किस प्रकार राधा की आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 30 वर्षीय राजकुमार बीते हुए एक पहर से पहले खुद को बहुत खुश नसीब और दुनिया का सबसे खुश इंसान समझ रहा था। मगर कुछ ही देर बाद वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसे अपना घर संसार तूफान में घिरे तिनकों की तरह नजर आने लगा। वह अपने लुटते भरे संसार को समेटने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, परंतु बिगड़ी को संवार लेना चाहता था, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। राधा राजकुमार की पत्नी थी। वह रूप सौंदर्य में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही सलीकेमंद और गुणवान थी। रामकुमार जानकी अपनी पत्नी को जानकी नाम से भी पुकारता था। कभी कभी रामकुमार उसे राधा नाम से पुकारता तो कभी जानकी नाम से। रामकुमार अपनी पत्नी पर तन मन धन सब न्यौछावर करने वाला था। उनके इस खुशहाल गृहस्थी की बगिया को महकाने वाले दो मासूम फूल भी थे, 5 वर्षीय अभिनव और 3 वर्षीय रिंकी। न जाने उसकी गृहस्थी को किसकी बुरी नजर लगी, जो आज उसके परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। करीब 3 दिन पूर्व वह एक जमीन की लिखा पढ़ी कराने के लिए शहर की कचहरी में गया था। वापस लौटा तो देखा गांव में उल्टी गंगा बह रही थी। जो गांव वाले रामकुमार और राधा की तारीफें करते नहीं थकते थे, वे ही राधा को अपशब्द कह रहे थे, उल्टा कुलक्षणी वैश्या की उपाधि दे रहे थे। रामकुमार समझ नहीं सका कि यह सब हो क्या रहा है। गांव वालों के साथ निकट के गांव कंचनपुर का जमींदार रतन सिंह, उसका छोटा भाई हीरालाल, चौधरी भैरवनाथ और रामकुमार के गांव का सरपंच हरि सिंह माधव भी थे। रामकुमार को शहर से वापस आया देख जहां गांव वाले एकदम शांत हो गए थे, वहीं राधा हवेली के भीतरी भाग की ओर भाग खड़ी हुई थी। वह रो रही थी। रामकुमार ने देख लिया था, वह भी उसके पीछे चल दिया और राधा को आवाजें लगाने लगा कि राधा रुको, रुको राधा सुनो। राधा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और राम कुमार उसे पुकार पुकार कर दरवाजा खोलने की विनती कर रहा था। क्या हुआ है राधा? बाहर सारे गांव वालों के साथ ठाकुर और सरपंच क्यों जमा है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कृपया दरवाजा खोलो। राधा, मुझे बताओ, आखिर माजरा क्या है? तुम क्यों रो रही हो? बंद कमरे से राधा के रोने व सिसकने की आवाजें आ रही थी। अचानक रोती हुई राधा बोली, आज आपके घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। इन झूठे मक्कार लोगों ने मेरे बेदाग आंचल पर बदनामी का जो दाग लगाया है, जिसे शायद मेरी मौत भी धो ना सके।
मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, आपको भी नहीं। राधा की बात सुनकर राम कुमार ने कठोर मगर दृढ़ता भरे लहजे में कहा, राधा, अभी मैं हकीकत से अनजान हूँ, नहीं जानता मेरे पीछे तुम पर क्या गुजरी है, मगर इतना समझ लो, चांद पर दाग हो सकता है, नदियों का पवित्र पानी मैला हो सकता है, मगर मेरी राधा किसी धार्मिक पुस्तक की तरह पवित्र और बेदाग है। दरवाजा खोलो राधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देख लूंगा एक एक को। नहीं नाथ, बुरा वो नहीं होता जिसने कोई गुनाह किया हो, समाज की नजरों में बेगुनाह होते हुए भी जिसे गुनहगार बना दिया गया हो। सच पूछिए तो वही सबसे बुरा इंसान है। मुझे इन समाज के ठेकेदारों ने समाज की नजरों से गिरा दिया। जिंदा रहकर मैं अपने माथे पर लगे कलंक को लाश बनकर नहीं ढो सकती। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, और मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। राधा के शब्द राम कुमार के जहन पर हथौड़े की चोट की तरह पड़े। वह हलक फाड़ कर चीखा, नहीं राधा, दरवाजा खोलो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, किसी का नहीं, अपने दो मासूम बच्चों का तो ख्याल करो। बिन माँ के इन बदनसीबों का क्या होगा। राम कुमार दरवाजे पीटता रहा और दुहाई देता रहा, मगर राधा ने दरवाजा नहीं खोला। तभी भीतर उठे शोरगुल को सुनकर राम कुमार के लखेत वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही राम कुमार चीखा, बिरजू, हरिया, कल्लू, नल्लू, तोड़ दो दरवाजा। चारों लठैत खूब लंबी चौड़ी बलिष्ठ देह के मालिक थे। दो दो ने बारी बारी से जब पहाड़ जैसे शरीर से अपने दरवाजे को तोड़ा, तो सामने देखा कि राधा अपनी ही साड़ी से पंखे पर झूल रही है। राम कुमार देखता ही रह गया और कुछ नहीं कर सका। राम कुमार की हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। राधा का शरीर उसी की साड़ी के सहारे पंखे पर झूल रहा था। चेयर्स। चारों ने आपस में अपने अपने पैमाने टकराए और ठेका लगाया। ठाकुर रतन सिंह ने हंसते हुए कहा, देखा मेरा दिमाग का जादू, कैसे मैंने एक ही चाल में सारी बाजी पलट दी। बड़ी सावित्री बनी फिरती थी। एक भद्दी सी गाली देते हुए रतन सिंह बोला, अब देखता हूँ कैसे दुनिया वालों को अपना काला थोपड़ा दिखाती है। हम तो तुम्हें पहले ही उस्ताद मानते थे ठाकुर, चौधरी भानु प्रताप ने कहा, मगर फिर भी सीने में एक खलिश सी है। सो तो तुम ठीक कहते हो चौधरी, मूंछों को ताप देते हुए सरपंच हरि सिंह माधो बोला। भला की खूबसूरत थी, बरसों से उसे पाने की तलब थी, इसलिए इसका बड़ा जाल बिछाया था, मगर शब करे धरे का पर पानी फिर गया। सरपंच हरि सिंह के मुंह की कड़वाड़ाहट सीधे हीरा सिंह ने अपनी जबान पर महसूस की और दांत पीसते हुए बोला, चिंता क्यों करते हो सरपंच, अभी भी वक्त हमारे हाथ है, किसी और दिन प्यास बुझा लेना। मगर कब? हरि सिंह के मुंह से लाल टपक रही थी। बहुत जल्द, कहने के साथ हीरा सिंह ने अपना गिलास होठों से सटा लिया। नजर लागी हिचक राजा, तोहरे बंगले, गाना गाता हुआ सरपंच हरि सिंह माधो कंचनपुर से खेतों की पगडंडियों पर चलता हुआ
अपने गांव चंदनपुर की तरफ आ रहा था। ठाकुर रतन सिंह की हवेली पर उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। आखिर मुफ्त का माल पर मुफ्तखोर छोड़ता भी कैसे। नशे में धुत हरी सिंह पाँव कहीं रखता और पड़ता कहीं। अचानक हरी सिंह के पाँव में जोर से ठोकर लगी और वह मुंह के बल जा गिरा। धत तेरी की आह, साली ने पिया तो पास बुलाती है और पियो तो टकरा जाती। बड़बड़ा